गुड मॉर्निंग क्लास 6, वेलकम टू योर हिस्ट्री क्लास। हम लोग अपना चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे एंड वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक पीपल। देखिए बच्चों, सोसाइटी दैट एग्जिस्टेड इन नॉर्थ इंडियन विलेजेस वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ साउथ इंडियन विलेजेस। जो नॉर्थ इंडियन विलेजेस में जैसा समाज था वो काफ़ी डिफरेंट था साउथ इंडियन रीजन में जो लोग रहते थे, जो गांव थे, उनसे काफ़ी डिफरेंट था। द विलेज हेडमैन और ग्राम भोजक वॉज अ बिग लैंड ओनर। तो ये जो विलेज हेडमैन या फिर जिनको ग्राम भोजक भी बोलते थे, वो बहुत बड़ी लैंड के ओनर हुआ करते थे। ही वुड एम्प्लॉय लेबरर्स टू वर्क ऑन हिज फील्ड, और वो अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए लेबर अपॉइंट करते थे। और जो ग्राम भोजक की हेरिडिटरी थी, वो जो पोजीशन थी उसकी वो हेरिडिटरी थी, मतलब जो उत्तराधिकारी, जैसे एक ग्राम भोजक है, उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा जो उसका उत्तराधिकारी होगा वो ग्राम भोजक बन जाता था। द विलेज हेडमैन रिप्रेजेंटेड द रूलर एंड वुड ऑल्सो फंक्शन एज अ रेवेन्यू कलेक्टर। विलेज हेडमैन जो है, मतलब गांव का जो हेडमैन, वो एज अ रूलर गांव का एक शासक की तरह ट्रीट किया जाता था, और वो एक रेवेन्यू कलेक्टर की तरह भी फंक्शन करता था। और वो क्या करता था? टैक्स कलेक्ट करता था और जज का रोल भी निभाता था, या और द पुलिस टू सॉर्ट आउट मैटर्स। जज या पुलिस का रोल भी निभाता था किसी भी मैटर को सॉल्व करने के लिए। जो छोटे छोटे लैंड ओनर्स थे वो गृहपतिस कहलाते थे। दास एंड कर्मकार्स वो लोग होते थे जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं होती थी, और वो ग्राम भोजक या गृहपतिस की ज़मीनों पर काम करके अपनी आजीविका कमाते थे, या फिर वो और कोई भी छोटा मोटा काम करके अपने लिए जीवन यापन के लायक पैसा कमाते थे। साउथ इंडिया में सोसाइटी इन द विलेजेस वाज डिवाइडेड इनटू वेलर्स और द रिच लैंड ओनर्स। तो साउथ इंडिया के जो गांव थे वो डिवाइड थे वेलर्स या फिर रिच लैंड ओनर्स के बीच में, और उज्ज्वर या फिर स्मॉल लैंड ओनर भी बोलता था, मतलब रिच लैंड ओनर और स्मॉल लैंड ओनर्स के बीच में ये गांव डिवाइडेड होते थे। और ऐसे लेबर्स जो लैंडलेस थे, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, उन्हें आदिमाई या फिर कडेसियार बोला जाता था। नेक्स्ट है अर्बन सेंटर्स। ऑल्दो अर्बन सेंटर्स डेवलप्ड ड्यू टू एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, ईच अर्बन सेंटर डेवलप्ड इट्स ओन यूनिक करेक्टर। हालांकि जो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की वजह से ये सेंटर्स उभर कर आए थे, लेकिन फिर भी हर अर्बन सेंटर का अपना एक यूनिक करेक्टर था, अपनी एक विशेषता थी। कुछ अर्बन सेंटर्स इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटिकल यूनिट्स के रूप में उभरे, और कुछ रिलीजियस सेंटर्स या फिर मार्केट टाउन्स के रूप में उभर कर आए। टाइप्स ऑफ अर्बन सेंटर्स में पॉलिटिकल सेंटर्स थे राजगृह, श्रावस्ती, चंपा, अक्षेत्रा, कौशाम्बी, और मार्केट टाउन्स हैं उज्जैन। रिलीजियस सेंटर्स थे काशी, मथुरा, वाराणसी, वैशाली, और कोस्टल टाउन्स थे सोपारा, अरिकामेडू एंड ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट है मार्केट टाउन्स बिकेम अ हब ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। जो मार्केट टाउन्स थे तो वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए, व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक बहुत बड़ा हब बन गए थे, सेंटर बन गए थे। मैनी टाउन्स बिकेम अ फोकल पॉइंट फॉर विलेजेस विच कुड यूज़ देयर सरप्लस क्रॉप इन एक्सचेंज। और बहुत सारे टाउन्स जो हैं वो ऐसे पॉइंट बन गए थे जहाँ पर जो गांव के लोग थे वो अपनी सरप्लस क्रॉप को, एक्स्ट्रा क्रॉप को दूसरी चीज़ों से एक्सचेंज कर लेते थे। कोस्टल टाउन्स डेवलप्ड फ्रॉम द मेरीटाइम ट्रेड दैट दे एंजॉयड विद द अदर कंट्रीज। कोस्टल टाउन्स जो हैं वहाँ पर मेरीटाइम ट्रेड, जो कि सी सोर्स से जो ट्रेडिंग होती थी,
है ना, समुद्र के रास्ते जो ट्रेडिंग होती थी उसका बहुत बड़ा सेंटर थे। अर्लियर दे मे हैव एग्जिस्टेड एज फिशिंग टाउन्स, पुराने समय में ये जो जगहें थी वो केवल फिशिंग के लिए ज़्यादा मानी जाती थी, लेकिन अभी ये समुद्र रास्तों से जो ट्रेड होता था उसका सेंटर बनते जा रहे थे। There were also some towns that gained prominence as they lay on important trade routes, और कुछ और जो टाउन्स थे वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंस पा रहे थे, क्योंकि ये जो व्यापारिक क्षेत्र थे उनके रास्ते में पड़ते थे, उनके लिए रास्ता यहीं से जाता था, जैसे मथुरा, अमरावती, कोंडापुर, नागार्जुन कोंडा। नेक्स्ट है तक्षशिला। सम अर्बन सेंटर्स लाइक तक्षशिला वर मल्टी फंक्शनल। तक्षशिला जो है एक मल्टी फंक्शनल, मतलब बहुत सारी इसकी इम्पोर्टेंस थी। आज के समय में जो तक्षशिला है वो पाकिस्तान का पार्ट माना जाता है, और तक्षशिला एक्सकेवेट हुई, मतलब इसको खोजा गया 1913 में सर जॉन मार्शल के द्वारा। Excavations revealed that Takshila was inhabited since the Mauryan period, और इस दौरान ये रिवील हुआ, इसकी खोज के साथ ये रिवील हुआ कि तक्षशिला जो है वो मौर्यन पीरियड के दौरान फली फूली थी। ड्यूरिंग द 2nd century तक्षशिला वॉज नेक्स्ट बाय द इंडो ग्रीक किंगडम ऑफ बैक्ट्रिया, और 2nd century के दौरान जो तक्षशिला है वो इंडो ग्रीक किंगडम जो कि बैक्ट्रिया बोला जाता है जिसे, उसके द्वारा एनेक्स्ट की गई। इट वॉज अंडर द इंडो ग्रीक दैट तक्षशिला डेवलप्ड इनटू अ प्लान्ड सिटी, और इंडो ग्रीक जो संस्कृति थी या इंडो ग्रीक जो लोग थे उन्होंने ही तक्षशिला को एक बहुत ही अच्छी सिटी में, एक प्लान्ड सिटी में डेवलप किया था। प्रेजेंस ऑफ फोर्टिफिकेशन वॉल इंडिकेट्स दैट इट वॉज अ प्रोस्पेरस अर्बन सेंटर एंड वॉज susceptible to foreign attacks। तक्षशिला में एक फोर्टिफिकेशन वॉल है, इसका मतलब एक ऐसी वॉल है जो बाहरी शत्रुओं के अटैक से इसे बचाने के लिए बनाई गई थी। इसका मतलब इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो तक्षशिला है वो एक बहुत ही समृद्ध अर्बन सेंटर रहा होगा, तभी तो इसे फॉरेन अटैक से बचाने के लिए दीवार बनाई गई थी। तक्षशिला फंक्शन एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। तक्षशिला एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह काम करता था मौर्यन पीरियड के दौरान, एंड इवन व्हेन इट वाज एनेक्स्ड बाय इंडो ग्रीक्स, और चाहे इसको इंडो ग्रीक्स ने भी अपने अधिकार में ले लिया था, तभी भी ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह काम करता रहा। अ नंबर ऑफ मेजर ट्रेड रूट्स, और बहुत सारे ट्रेड रूट्स ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, कश्मीर एंड सेंट्रल एशिया तक्षशिला से होकर जाते थे। तक्षशिला ऑल्सो फ्लोरिश एज अ ग्रेट लर्निंग सेंटर। तक्षशिला एक बहुत ही अच्छा ग्रेट लर्निंग सेंटर के रूप में, एक एजुकेशनल हब के रूप में भी फला फूला था, क्योंकि यहाँ पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी थी जहाँ पर बहुत सारे जो छात्र थे वो पढ़ने के लिए आते थे। इट इज़ बिलीव that Chanakya, Chandragupta's mentor and chief minister, once taught at the तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त के जो मेंटर थे, जो गुरु थे चाणक्य, और चीफ मिनिस्टर भी रहे वो इसके चंद्रगुप्त के, वो भी यहाँ पर पुराने समय में पढ़ाया करते थे। ड्यूरिंग द 6th century 2 न्यू रिलीजन्स सेक्ट्स डेवलप। 6th century के दौरान 2 नए धर्म उभर कर आए, वो थे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तक्षशिला वॉज ऑल्सो नोन एज बुद्धिस्ट हब, और तक्षशिला बुद्धिस्ट हब भी माना जाता है। नंबर ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज कैन बी फाउंड इन तक्षशिला, और बहुत सारी बुद्धिस्ट लोगों की जो मठ हैं वो भी तक्षशिला में देखने को मिलते हैं। द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट विच वॉज एन अमलगमेशन ऑफ ग्रीको रोमन फीचर्स और डेवलप ड्यूरिंग द कुशन डायनेस्टी। तो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स भी जिसमें डेवलप हुआ था कुशन डायनेस्टी के दौरान। सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम तक्षशिला फंक्शन एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो एक समय में हम कह सकते हैं कि तक्षशिला बहुत सारे फंक्शंस
ऑपरेट करता था, जैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, एक बुद्धिस्ट सेंटर के रूप में, एक लर्निंग हब के रूप में, और बहुत सारे ट्रेड रूट्स यहाँ से होकर गुजरते थे, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट मीटिंग जंक्शन भी रहा. नेक्स्ट इज sources. A lot of reference for the period can be found in literary text such as Jatakas, Buddhist Tripitakas and the Ashtadhyayi of Panini. तो बहुत सारे जो लिखित में सोर्सेज हमें इन सब से देखने को मिलते हैं. The Sangam literature that has been documented in Tamil also proves to be a reliable source for this period. और इस जो समय का एक लिखित सोर्स हमें तमिल में भी मिलता है, जो संगम लिटरेचर में हमें देखने को मिलता है. संगम लिटरेचर में बहुत सारी डिटेल्स हैं किंग्स के बारे में और उनकी सारे राज्य के बारे में, एज वेल एज वेरियस अदर डेवलपमेंट्स, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स के बारे में इसके अंदर हमें जानने को मिलता है जो उन राजाओं के राज्य के दौरान हुए. A large amount of information can be gathered. और बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन लिटरेरी सोर्सेज से हम इकट्ठा कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बुद्धिस्ट त्रिपिटकास जो हैं उससे हमें बुद्धाज लाइफ के बारे में और उनकी टीचिंग्स के बारे में डिटेल मिलती है. जातकास वीव इन द कंटेम्प्रेरी सेटअप in their stories through which one get idea of the urban centers. जातकास के अंदर जो स्टोरीज दी गई हैं उनसे हमें अर्बन सेंटर्स के बारे में आइडिया लगता है. Beside literary sources, some archaeological sources are available for this period. और लिटरेरी सोर्सेज के अलावा कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिनसे हमें इस समय के बारे में जानने में काफ़ी मदद मिलती है. The 2nd century also witnessed the use of fine pottery and that has been identified as northern black polished ware. और 2nd century में एक बहुत ही अच्छी पॉटरी का जो सिस्टम है बहुत इसके अंदर डेवलप हुआ था और जिसे हम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर भी बोलते हैं. द यूनिक फीचर, और इस जो मिट्टी से बने हुए बर्तनों की मुख्य जो पहचान थी या फीचर था वो ये था कि इसमें जो बर्तन बनाए जाते थे उनकी जो सरफेस है वो बहुत ही चमकीली और ब्लैक कलर में होती थी. द टाइप ऑफ पॉटरी वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बिहार. और इस टाइप की पॉटरी ज़्यादातर बिहार, द गंगा प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मैनी प्लेसेस ऑफ सेंट्रल, ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में होता था. और काफ़ी हिस्टोरियंस ये विश्वास रखते हैं कि इस पॉटरी सिस्टम का जो यूज़ है या डेवलपमेंट है वो सेकेंड वेव ऑफ अर्बनाइजेशन से काफ़ी जुड़ा हुआ है जो कि 6th सेंचुरी के दौरान आई थी. देयर इज़ एन एविडेंस ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ सिटीज़. और इस दौरान ये भी हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा जो सिटीज़ थे उनकी फोर्टिफिकेशन हुई थी, मतलब उनके चारों तरफ दीवार बनाई गई थी जिसे हम जैसे आप लोगों ने देखा है कि जो किले होते हैं उनके चारों तरफ दीवारें बनी रहती हैं और उनका काम होता है कि शत्रुओं से अपने आप को बचाया जा सके, बाहरी अटैक से अपने आप को बचाया जा सके. और इससे ये देखने को मिलता है कि इस समय के जो सिटीज़ थे वो काफ़ी प्रोस्पेरस थे, काफ़ी समृद्ध थे, इसीलिए वो अपने दीवारों के माध्यम से अपने आप की रक्षा करते थे. These were in the form of they were probably used as toilets, drains or were used as disposed garbage. और इस दौरान काफ़ी बड़े बड़े पॉट्स बनाए जाते थे जिनका इस्तेमाल एज अ टॉयलेट, ड्रेन्स और डिस्पोज गार्बेज को डिस्पोज करने के लिए भी किया जाता था. तो केस स्टडी बच्चों आप खुद से पढ़िएगा and we will meet in next class. Till then, goodbye. I will send you PDF and you have to do your work in notebook properly. Okay, bye students.